तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा बल। बल यानी कि बल को हम अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। फोर्स बल क्या होता है? बल किसी वस्तु पर आरोपित वह धकेल अथवा खिंचाव जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। तो देखिए बल में मैंने क्या बताया कि जब किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं या किसी वस्तु पर आरोपित वह धकेल अथवा खिंचाव, यानी धकेल यानी कि धक्का देना या खिंचाव मतलब है खींचना किसी वस्तु को अपनी ओर, ठीक है। अवस्था परिवर्तन करता है यानी कि रुकी है अगर वस्तु वो गति करने लगे, या गति कर रही है तो रुक जाए, या फिर गति ना करे तो करने का प्रयास करने लगे, प्रेरित हो। जैसे हम अकेले किसी बस को धक्का देते हैं तो बस नहीं चलती, 2-3 लोग और आ जाते हैं फिर बस को धक्का देते हैं तो बस गति करने लगती है। रुकी हुई बस क्या करती है? गति करने लगती है। तो वही आपका क्या कहलाता है? बल कहलाता है। वही धकेल जो है, वही जो धक्का दे रहे हैं वही क्या कहलाता है? आपका नहीं बल कहलाता है। तो देखिए, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लेते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित वह धकेल अथवा खिंचाव, वह धकेल अथवा खिंचाव है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता है या करने का प्रयास, अवस्था परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। अब देखिए खिंचाव में अवस्था तुमने क्या बताया? किसी वस्तु पर आरोपित हुआ धकेल अथवा खिंचाव यानी कि धक्का देना या फिर अपनी ओर खींचना जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन करता। अवस्था का मतलब हो गया अगर वस्तु विरामावस्था में यानी कि रुकी हुई है वो गतिमान अवस्था में आ जाए, या फिर गतिमान अवस्था है तो वह रुक जाए। अवस्था परिवर्तन करती है, अवस्था परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है। अवस्था परिवर्तन करती है या करने का प्रयास करती है उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। अब बल देखिए सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। तो यहां से लोग देखते हैं कौन से नहीं संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित बल। देखिए संतुलित बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर 2 बल परस्पर विपरीत दिशा में आरोपित है, अगर उनका परिणामी मान यानी कि वस्तु
अपनी स्थिति पर ही बनी रहती है तो वो बल हमारे क्या कहलाएंगे, वह दोनों बल संतुलित बल कहलाते हैं। यदि वस्तु एक दिशा में विस्थापित हो जाती है, किसी एक दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये दो बल वस्तु हमने ले ली है, ये वस्तु ले ली है, किसी सतह पर स्थित है, इस पर एक बल इधर से लगा रहे हैं F और ये बल इधर से भी F लग रहा है। तो इस वस्तु की गति हमारी इसकी यहीं पर स्थित है, ये गति नहीं कर रही है, ये यहीं पर बनी रहती है, तो इन दोनों बलों को कहेंगे संतुलित बल। या यहाँ पर F1 मान लेते हैं, इसको मान F2 मान लेते हैं, तो F1 बराबर F2 है, तो इन पर आरोपित बलों को कहेंगे संतुलित बल। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु पर देखिए यहाँ से दो बल आरोपित है, यहाँ पर ये F1 हो गया और इधर आरोपित है F2, ठीक है, और वस्तु इधर गति कर रही है, तो ये दोनों बल कैसे कहलाएंगे, असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल, अगर वस्तु किसी एक दिशा में अगर इसका मान ज्यादा होता तो इधर की ओर गति करने लगती, अब F1 का मान ज्यादा है तो इधर की ओर गति करेगी, तो इसके परिणामी बल की दिशा वही होगी, परिणामी बल की दिशा वही होगी जो जिसका मान अधिक होगा, उसे क्या कहेंगे, संतुलित असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो लिख लेते हैं, तो यदि किसी वस्तु पर दो बल यदि किसी वस्तु पर दो बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं और वस्तु में कोई गति नहीं होती है, तुम्हें संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, यदि किसी वस्तु पर दो बल परस्पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं और वस्तु किसी एक दिशा में विस्थापित हो रही है
हो रही है, हो रही है तो, हो रही है तो उन्हें असंतुलित, असंतुलित बल कहते, असंतुलित बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अब असंतुलित बल की दिशा वही होगी जो अधिक बल की दिशा होगी, अधिक बल की दिशा होगी। तो यहां पर लिख देंगे असंतुलित, असंतुलित बल उस दिशा में, उस दिशा में कार्य करता, उस दिशा में कार्य करता है जो उसका दिशा में कार्य करेगा, कार्य करेगा जो वस्तु की गति की दिशा, वस्तु की गति की दिशा होगी, वस्तु की गति की दिशा होगी, वस्तु की गति की दिशा होगी। तो उसी दिशा में आपका संतुलित बल कार्य करेगा। अब आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे हम बताते हैं। तो देखिए बेटा, नोट हो गया पूरा। अब देखिए इसके बाद में असंतुलित बल की दिशा में कार्य करेगा। तो देखिए यहां पर एक वस्तु हमने ले लिया, किसी सतह पर स्थित है, ये यहां पर एक बल ये कार्यरत है F1 और एक बल इधर कार्यरत है आपका F2। वस्तु में कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। तो यह संतुलित, तो यह संतुलित, अब इसमें हम चित्र बना लेंगे। यह संतुलित बल कहलाएंगे, कहलाएंगे।
यदि वस्तु में गति है तो यह दोनों बल असंतुलित बल होंगे। असंतुलित बल होंगे। असंतुलित बल होंगे। अब कभी कभी क्या होता है, असंतुलित बल के लिए हम धक्का लगाते हैं वज्र और वस्तु नहीं सरकती है, वही उसमें कोई गति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि उसके हमारे आरोपित बल या धरती की विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है, जो वस्तु को गति नहीं करने देता है। तो वहां पर वस्तु को कौन संतुलित करता है, यानी कि दूसरा बल हो जाता है घर्षण बल होता है। वहां पर दूसरा बल घर्षण बल होता है। घर्षण बल होता है। तो इन चित्रों को बना लेना और इसको लिख लेना, फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं। तो ये होगी बल, और बल के बाद में मैंने आपको बता दिए संतुलित बल और असंतुलित बल। अब इसके बाद में आ जाते हैं गति के नियम। तो ये गति के जो नियम है तो वैज्ञानिक न्यूटन ने दिए थे। तो देखिए क्या कहा, कौन कौन से नियम हैं इनके और क्या नियम है। तो अभी बन गए होंगे आपके ही। अब इसके बाद देखिए इसके बाद में लोग पढ़ेंगे गति के नियम। अब गति के मुख्यतः 3 नियम हैं। गति के नियम, मोशन ऑफ लॉ। गति के मुख्यतः 3 नियम हैं। गति के मुख्यतः 3 नियम हैं। तो देखिए 3 नियम हैं। अब कौन कौन से 3 नियम हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जिसको, वो है गति का प्रथम नियम। इसे गति के प्रथम नियम से ही जाना जाता है। इसी को हम कह देते हैं कभी कभी जड़त्व का नियम कह देते हैं। किसका नियम कह देते हैं, जड़त्व का नियम। इसी को हम लोग कभी कभी जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम। तब देखिए क्या होगा गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम होगा जब कोई वस्तु हमारे इसके, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो देखिए इसका पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में होगी। विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल
कार्य, बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल कार्य ना करे। और यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह यदि वस्तु गतिमान अवस्था में, वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना करे। तो वैज्ञानिक गैलीलियो ने इस प्रयोग की व्याख्या करने के लिए किसकी गति के प्रथम नियम की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग को गैलीलियो का प्रयोग कहते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक आनत तल ले लिया था। उस आनत, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद प्रयोग हम करते हैं। देखिए, अब इसके बाद में जाते हैं गति के प्रथम नियम के लिए गैलीलियो का प्रयोग। गैलीलियो का प्रयोग तो गैलीलियो ने क्या प्रयोग किया था, इन्होंने एक निश्चित गति से चलती है, यानी कि बल कार्य नहीं करता, तो किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने ये कहा था कि जब आनत तल पर कोई वस्तु गति करती है तो उसके हमारे किसकी वेग यानी कि गति में कोई परिवर्तन निश्चित गति से चलती रहती है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले इन्होंने प्रयोग में क्या किया कि एक आनत तल ले लिया, इस आनत तल पर यहाँ से एक छोटी कांच की गोली को लुढ़काया। इसके बाद में फिर इन्होंने देखा कि दूसरे आनत तल पर यहाँ से दूसरा आनत तल ले लिया, तो इस आनत तल पर वस्तु हमारी उतनी ही ऊंचाई पर क्या होती है, पहुंच जाती है। फिर इन्होंने इसके पश्चात में क्या किया कि इस आनत तल की दिशाएं विभिन्न दिशाएं निश्चित कर दी ऐसे। तो इसके बाद इन्होंने देखा गैलीलियो ने कि इसमें वस्तुएं इसकी उतनी ही ऊंचाई पर जाती है, परंतु इनके द्वारा जितनी ऊंचाई से वस्तु छोड़ी गई है यह वस्तुएं भी उसी ऊंचाई तक हमारे पहुंचती हैं, इसी ऊंचाई तक पहुंचती हैं।
अब इसके बाद में इन्होंने आनत तल से वस्तु को नहीं किसके एक समतल पर जाने दिया। यहाँ से आनत तल से वस्तु को जब समतल तल पर जाने दिया तो यहाँ से इन्होंने देखा कि वस्तु एक निश्चित वेग से ही गति करती रही, एक निश्चित वेग से ही गति करती रही और उसी वेग से गतिमान रही। तब तक जब तक यदि इस पर हमारे किसी कोई बाह्य बल यानी कि घर्षण बल आज कार्य ना कर रहा हो, आज कार्य ना कर रहा हो। तो ये था गैलीलियो का। अब देखिए इसके बाद में तो यहाँ से गैलीलियो ने क्या प्रयोग निष्कर्ष निकाल लिया, यदि किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु को किसी तल पर क्या करते हैं गति करमान कराते हैं तो वह गतिमान रहेगी और अगर स्थित है तो वह स्थित रहेगी। तो इसमें लिख लीजिए गैलीलियो का प्रयोग में लिख लेंगे। इसके इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक आनत एक घर्षण रहित दोनों ओर घर्षण रहित आनत तल स्थित किए, दोनों ओर घर्षण रहित आनत तल स्थित किए। जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी, नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। उतनी ही ऊंचाई तक जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया है। अब यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूरी तक आनत तल पर एक आनत तल पर छोड़ी गई थी या एक आनत तल पर तय की थी। अब दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर दाईं ओर के आनत तल को समतल कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए लुढ़कती ही रहेगी। यहाँ पर गोली पर
लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। असंतुलित बल शून्य है। इससे स्पष्ट होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। लेकिन गोली की गति को एक स्वरूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूटन ने गैलीलियो के इस प्रयोग के आधार पर बताया कि यदि वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यदि वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ये था गैलीलियो का प्रयोग और उससे न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब इसके पश्चात में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।